दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा इतिहास का आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार व्याख्यात्मक हल, जो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा इतिहास का आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार व्याख्यात्मक हल। पहला प्रश्न है, अरबी शब्दकोश कामस का संकलन किया था किसने? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें कूट के आधार पर आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शंस हैं आपके फिरदौस, माजिदुद्दीन फिरोजाबादी, कादिर बदायूनी, जियाउद्दीन बर्नी और अली कोकी। तो सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। देखिए, माजिदुद्दीन फिरोजाबादी, इन्होंने अरबी शब्दकोश कामस का संकलन किया था। अगला प्रश्न है, फख्र मुदब्बिर ने अपनी रचना अदाबुल हर्ब बशुआजात किस शासक को समर्पित की थी? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि फख्र मुदब्बिर ने अपनी रचना आदाबुल हर्ब बशुआजात किस शासक को समर्पित किया था? ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या बलवंत। तो सही उत्तर है इल्तुतमिश को। अगला प्रश्न है, नालाइर दिव्य प्रबंधम को भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है। ये ग्रंथ किस मूल भाषा में लिखा गया है? तो सही उत्तर है ये ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा गया है, नालाइर दिव्य प्रबंधम। और आप जानते हैं इसमें 12 तमिल जो भक्त कवि हैं उनकी रचनाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निकालाचो मानुची ने कौन सी रचना या कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो सही उत्तर है मानुची का ग्रंथ है स्टोरियो डी मैगेरो। देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निकालो मानुची की रचना है स्टोरियो डी मैगेरो। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निकोलो कोंटी ये कहाँ का यात्री था? तो निकोलो कोंटी ये वेनिस वासी था। डोमिंगो पायस ये पुर्तगाली था। अथनसियस निकितन, तो निकितन कहाँ का था आप बताइए? ये रूसी था। और अब्दुल रज्जाक ये फारस का यात्री था, यानी फारसी था। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन ए आपका सही मिलान हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए थोड़ा सा आसान था, तो इस तरह से आप इसका सही मिलान कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है कि भारत में मुस्लिम सार्वभौमिकता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आपको बताना है कि ये किसका कथन है। तो सही उत्तर है ये आर.पी. त्रिपाठी का कथन है कि भारत में मुस्लिम सार्वभौमिकता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दौल्लाह नामक विरुद्ध या उपाधि का सृजन किस मुगल शासक ने किया था? ऑप्शन है हुमायूं, शेरशाह, अकबर या दारा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अकबर। देखिए अकबर ने दौल्लाह नामक उपाधि का सृजन किया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बरनी डांग का उल्लेख करता है, ये क्या था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने एक शब्द डांग का प्रयोग किया है। डांग क्या होता था? तो कर, मुद्रा, चित्रकला या राजस्व अधिकारी। तो डांग जो है ये मुद्रा होती थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुगल काल में गैबाना क्या होता था, आपको बताना है। एक शब्द है गैबाना। मुगल काल में गैबाना क्या होता था? तो ऑप्शन है अमीर को उसकी अनुपस्थिति में सम्मानित करना, अमीर की पत्नी को सम्मानित करना, सबसे छोटे राजकुमार को सम्मानित करना या सेना प्रमुख को सम्मानित करना। तो सही उत्तर अमीर को उसकी अनुपस्थिति में सम्मानित करना, ये मुगल काल में गैबाना कहलाता था। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गैबाना ये था मुगल काल में किसी अमीर को उसकी अनुपस्थिति में सम्मानित करना।
अगला प्रश्न है मध्यकालीन प्रशासनिक संरचना में नाबूद का तात्पर्य क्या था। तो नाबूद जो है ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण भू राजस्व की माफ़ी को मुगल काल या जो मध्यकालीन संरचना थी प्रशासनिक व्यवस्था उसमें जो है इसको नाबूद कहा जाता था। तो याद रखिएगा मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में नाबूद का तात्पर्य प्राकृतिक आपदा यानी बाढ़, सूखा आदि के कारण भू राजस्व की जो माफ़ी की जाती थी उसको नाबूद कहा जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न है कि बहमनी राज्य में सद्र ए जहां किस विभाग का मुखिया होता था। ऑप्शन देखते हैं, विदेशी मामले, सैन्य मामले, धार्मिक और न्यायिक मामले या भू राजस्व। तो सही उत्तर है बहमनी राज्य में धार्मिक और न्यायिक मामले का जो मुखिया होता था उसको सद्र ए जहां कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शेरशाह एक कुशल शासक प्रबंधन तो था परंतु उसमें मौलिकता का अभाव था, ये कथन किसका है। शेरशाह एक कुशल शासन प्रबंधक तो था परंतु उसमें मौलिकता का अभाव था, ये कथन किसका है। तो ये कथन आर.पी. त्रिपाठी का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सिक्के और वो किस धातु के बने थे। तो इलाही सिक्के ये स्वर्ण के बने होते थे, जीतल तांबे का सिक्का था, रुपया जो है ये चांदी का था और संसव ये स्वर्ण मुद्रा होता था। तो यहाँ पर सही मिलान जो है ये आपका हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी 4, 3, 1 और 2। तो देखिए इलाही स्वर्ण सिक्का था, जीतल तांबे का, रुपया चांदी का और संसव स्वर्ण मुद्रा होता था। अगला प्रश्न है, चरखा और रहट का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, आपको बताना है। चरखा और रहट इसका वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। तो आप देखिए जो विकल्प दिए गए हैं इसमें फुतूह उस सलातीन और बाबरनामा में सबसे पहले चरखा और रहट का वर्णन मिलता है। एक और प्रश्न है, किसने चांदी के सिक्के कभी नहीं ढाले। तो इसमें वंश का नाम दिया गया है, सैयदों ने, लोदियों ने, बरीद शाही ने या कुतुब शाही ने। इसमें आपको बताना है कि किन शासकों ने या किस वंश के शासकों ने चांदी के सिक्के कभी नहीं ढाले थे। तो सही उत्तर लोदियों ने चांदी के सिक्के कभी नहीं ढाले। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने कल्याण और भिवंडी के तटीय नगरों को जीतकर अपने नौसैनिक अड्डों में बदल लिया था। तो ये मराठा शासन से संबंधित ये प्रश्न है। ऑप्शन है बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, ताराबाई या शिवाजी ने। तो सही उत्तर शिवाजी। देखिए कल्याण और भिवंडी के तटीय नगरों को जीतकर अपने नौसैनिक अड्डों में शिवाजी ने बदल दिया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय एक मण लगभग कितने शेर के बराबर होता था। 28 शेर, 40 शेर, 20 शेर या 50 शेर। तो सही उत्तर है 28 शेर के बराबर। अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक मण 28 शेर के बराबर होता था। अगला प्रश्न है, मोदक निम्न में से किससे संबंधित थे, आपको बताना है। मोदक मादक पदार्थों से, गुड़ बनाने से, कपड़ा रंगाई से या चमड़े के सामान बनाने से। तो सही उत्तर है मोदक जो है ये गुड़ बनाने से संबंधित था। ऑप्शन बी सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। नज्म उल बहरीन के लेखक कौन थे। एक पुस्तक है जो है मुगल काल के दौरान, नज्म उल बहरीन, इसके लेखक कौन थे आपको बताना है। तो ऑप्शन है मोहम्मद मासूम, दारा शिकोह, मोहम्मद खान या औरंगजेब। तो सही उत्तर है नज्म उल बहरीन, ये दारा शिकोह इसके लेखक थे। अगला प्रश्न है, मध्य युग में मेहरौली जो कि दिल्ली में है उसमें गंधक की बावली किसने बनवाई थी। मध्यकाल में मेहरौली में गंधक की बावली किसने बनवाई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है बलबन, फिरोज शाह, रजिया या इल्तुतमिश ने। तो सही उत्तर इल्तुतमिश, ऑप्शन डी। मेहरौली में गंधक की बावली
इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है, तानसेन के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, इसमें एक कथन ऐसा है जो सही नहीं है, अन्य कथन आपके सही हैं। तानसेन उपनाम उन्हें अकबर ने दिया था, ये सही नहीं है। तानसेन ने ध्रुपदों की रचना की, सही है। तानसेन ने अनेक नए रागों की रचना की, सही है। तानसेन की समाधि ग्वालियर में है, सही है। तो तानसेन उपनाम अकबर ने नहीं दिया था, और किसने दिया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जो है ये आपका जो है रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था, और तानसेन की उपाधि किसने दी थी ये आपके लिए प्रश्न है, लेकिन ये उपाधि अकबर ने नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, देखिए, किसने दिल्ली में मदरसा दारुल बका स्थापित किया था। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली में किसने जो है मदरसा दारुल बका स्थापित किया था। ऑप्शन है आपके अबुल फजल, शाहजहां, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर शाहजहां ने नई दिल्ली में दारुल बका नाम से मदरसा स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे मलिक उस शुअरा या राज कवि की उपाधि दी गई थी, आपको बताना है। ऑप्शन है कलीम, काशी, कुदसी या मुनीर को। तो सही उत्तर है कलीम को। शाहजहां के शासनकाल में कलीम को राज कवि या मलिक उस शुअरा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुगल काल से संबंधित है। शाही परिवार की कौन सी मुस्लिम महिला मखफी उपनाम से कविताएं लिखती थी, आपको बताना है। तो ये थी जैबुन्निसा ये मखफी उपनाम से कविताएं लिखती थी। एक और प्रश्न है, देखिए, बनियान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, आपको बताना है। ऑप्शन है हिंदू ज्योतिषी, शिल्पकार, स्वर्णकार या राजमिस्त्री। तो सही उत्तर हिंदू ज्योतिषी के लिए बनियान शब्द प्रयोग किया जाता था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने बंगाल में चिश्ती सिलसिला संगठित किया था। तो ऑप्शन है शेख हमीदुद्दीन, शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर, शेख सिराजुद्दीन उस्मान या शेख शाह विलायत। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शेख सिराजुद्दीन उस्मान। इन्होंने बंगाल में चिश्ती सिलसिला संगठित किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित द्वारा महाकाव्य महाभारत का कन्नड़ भाषा में लेखन किया गया था, किस कवि के द्वारा। ऑप्शन है बासव, कंपन, कुमार व्यास या धर्मनाथ। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कुमार व्यास द्वारा कन्नड़ भाषा में महाभारत का लेखन किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि सल्तनत काल में मावस क्या होता था। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि सल्तनत काल में मावस क्या था, आपको बताना है। ऑप्शन है कर, मुद्रा, विद्रोही गांवों पर लूट के लिए धावे या राजस्व अधिकारी। तो सही उत्तर है विद्रोही गांवों पर लूट के लिए धावे जो हैं वो सल्तनत काल में उनको मावस कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य के वराह, परतब और फोनम सिक्कों का उल्लेख किया है, ये किस धातु के बने होते थे। अब्दुल रज्जाक जो है फारसी यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य में आया था। उसने अपने वर्णन में बाराह, परतब और फोनम सिक्कों का उल्लेख किया है, ये किस धातु के बने थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये सिक्के स्वर्ण यानी गोल्ड के बने थे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बंगाल का नोनिया किससे संबंधित था। नोनिया एक जगह है बंगाल का, ये किसके उत्पादन से संबंधित था। शोरा, चाय, नील या शक्कर उत्पादन। तो सही उत्तर है बंगाल का नोनिया सोरा यानी सल्टपेयर जो है साल्टपीटर के उत्पादन से, साल्टपीटर या नाइटर जिसको कहा जाता है, शोरा, सोडियम नाइट्रेट, ये जो है पोटेशियम नाइट्रेट, ये नोनिया स्थल सोरा उत्पादन से प्रसिद्ध था, जिसका उपयोग जो है विस्फोटक बनाने में किया जाता था। अगला प्रश्न है, अदल नामक सिक्के का वजन कितना होता था। अदल, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अदल नामक सिक्के का वजन कितना होता था। 10 ग्रेन, 15 ग्रेन, 8 ग्रेन या 12 ग्रेन। तो सही उत्तर 8 ग्रेन होता था अदल नामक सिक्के का वजन।
अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने पंजाबी को अलग लिपि गुरुमुखी लिपि प्रदान की थी? आपको बताना है। तो ये प्रश्न आसान सा है, गुरु अंगद, जिनका मूल नाम लहना था, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, देखिए, मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी परिणय के लेखक कौन थे? तो ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, मुगल काल में लिखा गया और इसके लेखक चक्र कवि थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी परिणय के लेखक चक्र कवि थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने काशी को भारत का एथेंस कहा है? ऑप्शन है मनुची, पीटर मुंडी, बर्नियर या टेवर्नियर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए बर्नियर दे रहा है, कई जगह पर टेवर्नियर भी आता है कि काशी को भारत का एथेंस बर्नियर ने कहा है और टेवर्नियर के भी जो है लेखों में भारत का एथेंस काशी को कहा गया है। अभी इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं है, काफ़ी हद तक जो बर्नियर है उसने काशी या वाराणसी को भारत का एथेंस कहा था। अगला प्रश्न है, राणपुर जैन मंदिर अभिलेख किससे संबंधित है? राणपुर जैन मंदिर अभिलेख, राणा कुंभा, राणा मोकल, लक्ष्य सिंह या उदय सिंह। तो सही उत्तर है राणपुर जैन मंदिर अभिलेख, ये राणा कुंभा से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि शाहजहां के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को कब और किसने निकाला था? तो सही उत्तर है 1632 में कासिम खान ने। देखिए, ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। शाहजहां के शासनकाल में बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को 1632 में कासिम खान ने निकाला था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। शिक्षा के जो महत्वपूर्ण आयाम रहे हैं, घटनाएं रही हैं, उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना सबसे पहली घटना थी। उसके बाद जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज का स्थापना, बनारस का प्रारंभ। इसके बाद मैकाले मिनट और फिर वुड डिस्पैच। तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना, फिर जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज बनारस का आरंभ, उसके बाद भारतीय शिक्षा पर मैकाले मिनट और वुड डिस्पैच। ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण कालानुक्रम थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित एक्ट में किसके द्वारा सिविल सर्वेंट के चयन की एक खुली प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी? ये आधुनिक भारत के इतिहास से ये प्रश्न है, संवैधानिक विकास से। इसमें पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन है आपके 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट या 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। तो सिविल सर्वेंट के चयन की खुली प्रतियोगिता 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। इनमें कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, कथन है कि 27 दिसंबर 1704 को जोरावर और फतेह सिंह को मौत की सज़ा दी गई थी। तो ये बिल्कुल सही है। 27 दिसंबर 1704 को दक्कन में प्लेग पहुंच गया, ये आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर है कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। ऑप्शन है पेत्रो अल्वारेज केब्राल, फ्रैंकोइस मार्टिन, जेम्स मार्टिन या पियरे हेनरी ने। तो सही उत्तर है फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है टीपू सुल्तान के हाथों अंग्रेजी सेना की 1780 में पराजय और कर्नल बेली और सर डेविड बेयर्ड के बंदी बना लिए जाने की घटना का चित्रण किसने और कहाँ करवाया था? तो सही उत्तर है हैदर अली ने श्रीरंगपट्टनम में।
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें आप देखिए, टीपू सुल्तान के हाथों अंग्रेजी सेना की 1780 में पराजय और कर्नल बेली और सर डेविड बेयर्ड के बंदी बना लिए जाने की घटना का चित्रण हैदर अली ने श्रीरंगपट्टनम में करवाया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, उसके बाद प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये सबसे लास्ट में हुआ था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3, 2, 1 और 4। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, आधुनिक भारत के इतिहास खंड से है। इसमें पूछा गया है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा जो है किसानों को अपने 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था और इसी के विरोध में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था। जो है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, यही तिनकठिया प्रथा थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ शब्दावली दी गई हैं और उनका अर्थ क्या होता है, इसका आपको मिलान करना है। कुंडी क्या होता था, तो कुंडी विनिमय का बिल होता था और अमील ये राजस्व अधिकारी होता था। आज़ाद दस्तक ये गुरिल्ला बैंड्स और दीवान जो है ये कोषाध्यक्ष होता था। तो सही मिलान आपका हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए 2, 3, 1 और 4 सही मिलान आपका हो जाएगा। कुंडी विनिमय का बिल होता था, अमील राजस्व अधिकारी, आज़ाद दस्तक ये गुरिल्ला बैंड होते थे और कोषाध्यक्ष को दीवान कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि जोड़ों पर विचार करिए, पत्रिकाएं और उनसे संबंधित व्यक्ति का मिलान करना है और दिए गए कोड के आधार पर आपको बताना है कि इसमें से कौन से सही हैं। भारत महिला वासंती मित्रा सही है, वामा बोधनी उमेश चंद सही हैं, अबला बांधव गिरीश चंद्र सेन ये सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2, केवल 1 और 2 ये आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि 1909 जो मार्ले मिंटो अधिनियम था, 1909 के अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल के संदर्भ में ये कथन किसका था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। वी आर सोविंग ड्रैगन्स टीथ एंड हार्वेस्ट विल बी बिटर, ये कथन किसका है। ऑप्शन देखिए, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड सेलिसबरी और लॉर्ड कर्जन। तो सही उत्तर ये लॉर्ड मार्ले का कथन है 1909 के अधिनियम के बारे में टिप्पणी करते हुए कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। बंगाल विभाजन 1905 से संबंधित उपन्यास द होम एंड द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई थी। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। आप देखिए, इसमें पूछा गया है कि बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था कर्जन के समय में, उससे संबंधित उपन्यास द होम एंड द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई थी। तो सही उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने ऐतिहासिक उपन्यास मार्तंड वर्मा लिखा है। ऑप्शन है रामकृष्ण पिल्लई, चंद्र मेनन, CV रामन पिल्लई या TM नायर। तो सही उत्तर CV रामन पिल्लई के द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास मार्तंड वर्मा लिखा गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक और पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इंडियन मर्चेंट एंड द डिक्लाइन ऑफ सूरत, भारतीय व्यापारी और सूरत का पतन। इंडियन मर्चेंट एंड द डिक्लाइन ऑफ सूरत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है।
ऑप्शन है असीम दास गुप्ता, आशुतोष अग्रवाल, नीलकंठ शास्त्री या वीरदास अग्रवाल। तो सही उत्तर असीम दास गुप्ता के द्वारा इंडियन मर्चेंट एंड द डिक्लाइन ऑफ सूरत पुस्तक लिखी गई है। एक और प्रश्न है, देखिए कालक्रम के अनुसार सही विकल्प चुनना है। इसमें ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, पंडिता रमाबाई द्वारा बम्बई में शारदा सदन, महिलाओं को मद्रास और बम्बई प्रांतों के विधानमंडलों में मताधिकार और जन्म नियंत्रण लीग की बम्बई में स्थापना। इसका क्रम बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए किसने कहा था कि क्रांतियां और क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयां हैं, इनके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है भगत सिंह, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय या गणेश शंकर विद्यार्थी। हु सेड रिवोल्यूशंस एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आर सोशल रियलिटीज, विदाउट देम द सोसाइटी कैन नॉट बी डेवलप। तो ये कथन लाला हरदयाल का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अबरडीन की प्रसिद्ध लड़ाई 1859 में हुई थी। इसमें अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच, इसमें भाग लेने वाले आदिवासी भारत के किस क्षेत्र के थे? आपको बताना है। अबरडीन की प्रसिद्ध लड़ाई 1859 में अंग्रेजों और किन आदिवासियों के बीच हुई थी? जिन आदिवासियों के, वो किस क्षेत्र के रहने वाले थे? तो सही उत्तर है अंडमान क्षेत्र के। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकान किससे संबंधित था? ऑपरेशन रूबिकान, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ये किससे संबंधित था आपको बताना है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन या निष्क्रिय प्रतिरोध। तो सही उत्तर जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के लिए जो है ऑपरेशन रूबिकान चलाया गया था। एक और प्रश्न है, 1859 में सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्र को किसने शुरू किया था? तो ये आसान सा प्रश्न है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा 1859 में जो है प्रारंभ किया जाने वाला साप्ताहिक पत्र था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि वर्ष 1942 में नेपाल की सीमा पर अस्थायी सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता या जयप्रकाश नारायण। तो सही उत्तर जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने 1942 में नेपाल की सीमा पर अस्थायी सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में किसने इन शब्दों में 1947 के बाद भारतीय राज्य के स्वरूप पर टिप्पणी की कि नई व्यवस्था में फिर भी पुरानी औपनिवेशिक शासन शैली के तत्व मौजूद ही रहे? ये जो है 1947 के बाद के भारतीय राज्य स्वरूप पर किस इतिहासकार की टिप्पणी है? तो ये बारबरा एवं टी.आर. मेटकाफ ने ये टिप्पणी की थी कि 1947 यानी भारत की आज़ादी के बाद भी भारतीय राज्य के स्वरूप में नई व्यवस्था हो जाने के बाद भी पुरानी औपनिवेशिक शासन प्रणाली जो थी, यानी जो कॉलोनियल स्टाइल था गवर्नमेंट का, उसके तत्व मौजूद रहे। अगला प्रश्न है, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से है कि किस देश में एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस पंचवर्षीय योजना द्वारा व्यक्तिगत आय 20% बढ़ गई थी? आपको बताना है। ऑप्शन है तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो सही उत्तर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आय जो पर्सनल इनकम थी वो 20% तक बढ़ी थी। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका संबंधी प्रस्ताव किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आपको बताना है। तो ये आसान सा प्रश्न है। आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान का उद्देशिका संबंधी प्रस्ताव यानी द रिजोल्यूशन टू द प्रीएम्बल प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव वही जो है उद्देशिका बना था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है
जो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, उनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। इसने किस सिद्धांत की आलोचना की है? ऑप्शन है सामंतवाद, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद या समाजवाद। तो याद रखिएगा, एडम स्मिथ ये अर्थशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने वाणिज्यवाद यानी मर्केंटिलिज्म की आलोचना की है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लानिंग कमीशन का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। ये एक संविधानेतर संस्था थी और योजना आयोग के स्थान पर अब एक नया जो है थिंक टैंक नीति आयोग गठित किया गया है। अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किस राजनीतिक दल ने किया था? तो सही उत्तर है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, एडम स्मिथ ने किस वर्ष वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था? आपको बताना है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन 1776 में हुआ था और इसी पुस्तक के आधार पर एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इसमें उन्होंने अहस्तक्षेप या लेसेज फेयर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, किस राजनयिक ने शीत युद्ध यानी कोल्ड वार को स्नायुओं का युद्ध यानी वार ऑफ टेंडन्स कहा था? ऑप्शन है जॉन फॉस्टर डलेस, वाल्टर लिपमैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या मार्शल जोसेफ ब्रास टिटो। तो सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को जो है स्नायुओं का युद्ध कहा था, क्योंकि ये युद्ध आमने सामने से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, केवल ये विचारधारा का युद्ध था, मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था। और हमेशा जो है व्यक्ति निलंबित मृत्यु के दायरे में जी रहा था। ये युद्ध आमने सामने तो नहीं हुआ, लेकिन वैचारिक युद्ध हुआ जिसकी स्थिति मानसिक रूप से बहुत ही भयावह थी। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्नायुओं का युद्ध कहा था। अगला प्रश्न है, एक कथन है, वस्तुनिष्ठता इतिहास की भाषा है। ऑब्जेक्टिविटी इज द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री। ये कथन किसका है? ऑप्शन है हर्बर्ट बटरफील्ड, देखिए E.H. कार, क्रॉस या J.N. सरकार। तो ये कथन हर्बर्ट बटरफील्ड का है कि वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी ये इतिहास की भाषा है। अगला प्रश्न है, नाजी सोवियत पैक्ट कब संपन्न हुआ था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि नाजी सोवियत पैक्ट कब हुआ था। तो नाजी जर्मनी और सोवियत के बीच 23 अगस्त 1939 को नाजी सोवियत पैक्ट हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। एक और कथन है, देखिए, वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। ये कथन किसका है? E.H. कार, रेनियर, वाल्स या एल्टन। तो सही उत्तर है E.H. कार का ये कथन है कि वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया और वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है या संवाद है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद के प्रमुख विचारक हैं E.H. कार, और इनका ये कथन है। अगला प्रश्न है, देखिए, मानिक तल्ला बम षड्यंत्र। मानिक तल्ला बम षड्यंत्र में किसका नाम प्रमुख दोषी के रूप में डाला गया था? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, अरविंद घोष या प्रफुल्ल चाकी। तो सही उत्तर अरविंद घोष। मानिक तल्ला बम षड्यंत्र में अरविंद घोष का नाम प्रमुख दोषी या षड्यंत्रकारी के रूप में डाला गया था। अगला प्रश्न है, 1919 में लीग ऑफ कॉम्बेट खड़ी की गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन है लेनिन, हिटलर, मुसोलिनी या कार्ल ल्यूगर के द्वारा। तो सही उत्तर मुसोलिनी के द्वारा। मुसोलिनी जो है इटली में फांसीवाद का प्रवर्तक था। 1919 में इसने लीग ऑफ कॉम्बेट जो है स्थापित किया था या निर्मित किया था।
अगला प्रश्न और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे गए थे उनका आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन है काली मृत्यु, बारूद का प्रयोग, धर्म युद्ध या राजा की शक्ति में कमी। तो सही उत्तर राजा की शक्ति में कमी ये सामंतवाद के पतन के लिए जिम्मेदार कारक नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा इतिहास विषय से आयोग की आधिकारिक उत्तर कुंजी जो है उसके आधार पर प्रश्नों को सॉल्व किया, आधिकारिक उत्तर कुंजी के आधार पर। हालांकि इसमें से कई ऐसे प्रश्न जो हैं वो विवादित हैं जिन पर आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि किस विकल्प को सही माना जाए और किस विकल्प पर सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको समान अंक दिए जाए। तो ये जब जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे उसके आधार पर, सही स्रोतों के आधार पर, तब आयोग उसमें संशोधन करेगा। अभी फ़िलहाल ये जो उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई है उसके आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा इतिहास के सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, इसके अलावा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास विषय के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है आपकी तैयारी की दृष्टि से और आगामी परीक्षाओं के लिए प्रश्नों को जो है पैटर्न को समझने के लिए, क्योंकि अब जो परीक्षाएं हैं ये यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है उसके आधार पर होंगी। तो इसी आधार पर आप जान लीजिए कि जिस तरह से ये प्रश्न पत्र बनाया गया है उसी तरह से आगामी जो पीजीटी टीजीटी परीक्षा होगी उसके प्रश्न पत्र भी इसी तरह से रहेंगे। तो आप केवल जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उन पर आश्रित न रहिए, बल्कि नए और अलग प्रकार के प्रश्न देखिए जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों के जो पेपर्स हैं अपने विषय के उसको भी आप तैयार कर लीजिए, ताकि जब ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर से फाइनल जो चयन सूची है उसमें अपना स्थान बना सकें। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।